तो ये क्वेश्चन देखें, इसके क्वेश्चंस है। कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई विंड पावर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सनलाइट। हम इसको सनलाइट के साथ विंड पावर को किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेस बैक कर सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं विंड पावर को। यानी होता ही है। हाँ? नहीं, विंड के अंदर एनर्जी तो इस तरह से नहीं आती। होता ये है कि जब सनलाइट पड़ती है किसी भी इलाके में, तो वहाँ की जो हवाएं होती हैं वो गर्म होके हल्की हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हवा हल्की हो जाती है वो ऊपर चली जाती है। जो ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे रहती है, क्योंकि ठंडी हवाएं भारी होती है, जो गर्म हवाएं होती है हल्की होती है। तो जैसे किसी इलाके में अगर गर्मी पड़ती है तो उस इलाके की जो हवा पतली होके यानी हल्की होके ऊपर चली जाती है। तो जो आस पास के ठंडे इलाके होते हैं वहाँ से फिर उस स्पेस को फिल करने के लिए हवाएं आती हैं। यानी ऐसा ही है जैसे पानी, अगर कहीं से आप पानी उठा लेते हैं किसी बकेट के ज़रिए, गिलास के ज़रिए, तो ऐसा नहीं कि जहाँ से आपने गिलास पानी उठाया वो गिलास पानी की जगह खाली रह जाएगी, बल्कि आस पास से पानी आ जाता है, उस स्पेस को फुल कर देता है, फिल कर देता है। तो इस तरह से हवाओं का भी यही हाल है कि जैसे किसी जगह से हवाएं ऊपर चली जाती है तो वहाँ से हवाएं रश करती है। तो इस तरह से जो विंड है ना, आंधी जो आती है वगैरह, वो इस तरह से आती है कि एक जगह से बहुत ज़्यादा हवाएं गर्म हो के ऊपर चली जाती है, तो उस स्पेस को फिल करने के लिए ज़्यादा स्पीड से हवाएं आती है और ताकि वो जगह फिल कर सकें। तो इस तरह से जब हवाएं आएगी, चलनी शुरू हो जाएगी, तो ये विंड पावर बन जाती है। ठीक है, तो इसका ताल्लुक इस तरह से सनलाइट के साथ पड़ती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सोलर पैनल एंड अ सोलर सेल, ये मैंने पहले बताया। अ सोलर पैनल समझ लो कि आपके पास एक स्टोरेज होता है पानी के लिए, जहाँ से पानी गर्म किया जाता है। छत के ऊपर एक स्टोरेज बना दिया जाता है, टैंकी टाइप की बना दी जाती है, और उसके ऊपर फिर सनलाइट पड़ती है, पानी गर्म होता है और फिर वो नीचे आके ज़ाहिर है घर के अंदर मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सोलर सेल एक ऐसा सेल है, जब सोलर सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, बिजली प्रोड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होता है, और फिर उस करंट से आप बिजली, किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, मतलब आप बल्ब, लाइटें माइटें वगैरह उसमें से जलाते हैं। नंबर 3 लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर पावर। तो ये हमने मेरा ख्याल है डिस्कस कर लिया कि एडवांटेजेस यही है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट अच्छा, और सेकंड ये है कि उसका यानी कोई कॉस्ट नहीं है, उसके खर्चे कम हैं, और करंट नहीं लग सकता, ख़तरनाक नहीं होता, डीसी करंट होता तो उससे करंट नहीं लगता। तो ये उसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस ये है कि रात को अवेलेबल नहीं है, अगर कहीं बादल छाई हुई हैं, बारिश हो रही है, तो वो अवेलेबल आपको नहीं है, इसलिए कि सनलाइट की ज़रूरत होती है। जब सनलाइट नहीं होगी, रात को नहीं होगी, या बादलें होगी तो सनलाइट नहीं होगी, तो आपको ये एनर्जी सोर्स अवेलेबल नहीं होगी। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, बायोमास फ्यूल। बायोमास फ्यूल क्या है? जैसे लकड़ियाँ हैं, यानी श्रब्स हैं, जंगलात वगैरह होते हैं, हम लकड़ियों को जलाते हैं। हज़ारों साल पहले क्या था कि ये पेट्रोल, डीजल, ऑयल, लोग इसको जानते नहीं थे। ज़मीन के अंदर तो मौजूद थे, लेकिन किसी ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया था। तो लोग टोटली बायोमास फ्यूल के ऊपर डिपेंड कर लेते थे। बायोमास फ्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपके जो जंगलात हैं, यानी जड़ी बूटियाँ, पौधे, दरख्त हैं, ये बायोमास के अंदर आती हैं। जब ये सूख जाती है, जंगलात कट जाते हैं, सूख जाती है, तो आप उसको जलाते हैं, उसके अंदर सोलर एनर्जी ट्रैप हो चुकी होती है। जब वो लाइव थे, ज़िंदा थे, उस वक्त उन्होंने अपनी बेतहाशा एनर्जी अपने अंदर ट्रैप की होती है। जब ये मर जाते हैं तो उसके बाद वो एनर्जी उसके अंदर होती है, हम उसको जलाते हैं और उससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। इस तरह से आपके पास जो गोबर होता है जानवरों का, ठीक है ना, जानवरों का जो फुजला होता है, तो वो भी आपके पास बायोमास फ्यूल है और लोग उसको भी जलाते हैं। इवन आजकल भी गांव में जाके आप देख सकते हैं कि जानवरों का जो गोबर होता है, भैंस, बैल बकरियों का, गाय वगैरह का,
तो ये गोबर लोग क्या करते हैं कि उसके केक्स टाइप के बनाते हैं, उसको सुखाते हैं, और सुखाने के बाद जहाँ पे लकड़ी वगैरह नहीं होती लोग उसको यूज़ करते हैं और जलाने के लिए। तो ये बायोमास है। इसके अलावा जानवर, वो तो खैर हर जगह पे होता है कि जानवरों का जो फुजला है उसको एज यानी उसके लिए भी यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र के तौर पर भी यूज़ करते हैं, फसलों को डालते हैं, और बेतहाशा एनर्जी फसलों खेतों के अंदर आती है, जिससे जब उसके ऊपर कोई फसल उगाएंगे तो वो सारे एनर्जी जिसके अंदर मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ें होती है उस फसलों को मिलती है, और इस तरह से अच्छी खासी तवाना फसल मिलती है आपको उधर से। ठीक है, तो ये बायोमास फ्यूल है। आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके अंदर क्या है कि वी कैन राइट दिस एज एन इक्वेशन, ये जो बता रहे हैं आप क्या करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स है प्लस ऑक्सीजन है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। In this process, the carbon becomes carbon dioxide, the hydrogen become dihydrogen monoxide, which we usually call water है। Energy is releases है, we can write this equation ही दिया हुआ उसमें। ठीक है, क्या हाइड्रोकार्बन्स है, यानी जो मैंने बताया कि फुजला वगैरह है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और एनर्जी हासिल होती है। तो ये आई एम श्योर इसमें सच कोई चीज़ नहीं है। बायोफ्यूल क्या है? मटीरियल रिलेशनली लिविंग यूज एज अ फ्यूल, ये आप उसको कर सकते हैं। फोसिल फ्यूल्स क्या है? मटेरियल फॉर्म फ्रॉम लॉन्ग डेड मटेरियल यूज्ड एज अ फ्यूल्स है। एक बायोमास है, यानी आपके पास प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, अब प्लांट्स हैं, दरख्त हैं, या उस एनिमल्स का जो फुजला है, ये रिसेंटली लाइव चीज़ें थी। कुछ कुछ एक दो दिन पहले एक पौधा जो कि जिंदा था, हरा भरा था, किसी ने काटा उसको किसी भी तरीके से, और 2 दिन के बाद वो सूख गया, और आपने उसको यूज जलाना शुरू कर दिया, आपने उसकी एनर्जी। तो ये आपके पास क्या है? बायोफ्यूल है। और जो फोसिल फ्यूल्स हैं, जो आपका पेट्रोल, डीजल और हाई ऑक्टेन ऑयल, ये नेचुरल गैस और जितनी चीज़ें हैं, ये ज़मीन से हासिल होती है। ये मिलियन ऑफ ईयर्स से जो जंगलात खड़ जाते थे, जो लोग मर जाते थे, जो एनिमल्स डेड हो जाते थे, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि मर जाते थे, बहुत सारे मछलियाँ वगैरह मरती है, और ये सारा ज़मीन के अंदर दब जाती है ये चीज़ें। और दबते दबते वक्त गुजरने के साथ साथ इसके ऊपर यानी लहरें आती गई, और ये नीचे होता गया, दबता गया, दबता गया, और इस तरह से मिलियन ईयर्स के बाद वो जो जंगलात दब चुके थे, वो दफन हो चुके थे, जो एनिमल्स दफन हो चुके थे, ह्यूमन बींग्स तो खैर उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, ये सारी चीज़ें फिर क्रूड ऑयल के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये ऑयल अब ज़मीन से निकाली जा रही है आजकल। ये बिलियन ऑफ ईयर्स से बना हुआ ये जो ज़ख़ीरा है, ये बिलियन ऑफ ईयर्स से बना हुआ है, और अब उसको जिस बेतहाशा बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अनकरीब शायद ये 2000 यानी ये जो 21वीं सदी है, इसके अंदर इसके ख़त्म होने के चांसेस हैं। 21वीं सदी 22वीं सदी में तो रहेगा ही नहीं, ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो ये चीज़ें ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो ये फोसिल फ्यूल्स हैं जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स पहले ये ज़मीन के अंदर दब चुके थे, दफन हो चुके थे, और अंडर प्रेशर वो जाके क्रूड ऑयल के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसकी वजह से आज सऊदी अरब उसका मेन है, नाइजीरिया है, दुबई मतलब जो वो है, यूएई है, इसके अलावा रशिया के अंदर है, यानी इराक़ के अंदर है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इन सब में जो ये ऑयल पाया जाता है। बाकी ममालिक में भी है, कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसके पास है लेकिन वो निकाल नहीं सकते। पाकिस्तान में भी बड़े ज़ख़ायर मौजूद है लेकिन वो निकाल नहीं सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि उसको निकाला जा सके। तो बहरहाल ये चीज़ अब ज़मीन के अंदर अरसे दराज से, यानी मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो दफन हो चुके थे, और उससे फिर वो अभी पेट्रोल की या क्रूड ऑयल की सूरत में निकाला जाता है, फिर उसको रिफाइनरीज में जाके साफ़ किया जाता है, इससे पेट्रोल, डीजल और ये केरोसिन ऑयल वगैरह चीज़ें जो फ्रैक्शंस होती है वो बनाई जाती है। तो ये फॉसिल फ्यूल्स तो तकरीबन हो गया, इसमें सच कोई चीज़ नहीं है। कोयला है, ये भी फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आता है, कोयला ये वाला आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। थर के अंदर ये इसको डिस्कवर हो चुका है और उसमें से निकाला जा रहा है।